हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्षितिज किताब कक्षा 9वीं की पार्ट 1 से दो बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई है उसके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि वहाँ की दीवारें कच्ची थी और अलग अलग तरह के पशुओं को उसमें बंद रखा जा गया था और वहाँ पे ये भय बना रहता था, यानी कि डर बना रहता था कि कहीं कोई पशु दीवार को गिराकर भाग ना जाए या फिर कोई पशु मर ना जाए। इसीलिए रोज़ पशुओं की हाजिरी ली जाती थी ताकि चेक किया जाए कि कोई पशु कम या ज़्यादा तो नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची गया के भाई भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी और वो बैलों की बुरी दशा देखती है तो उनके प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो सबसे पहला है, प्रस्तुत कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। सबसे पहला है, किसी भी प्राणी को उसके सीधेपन या फिर सहिष्णुता के कारण बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशु भी उस पर प्रहार करना उचित नहीं समझते और प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। एकजुट होकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का समाधान सरलता से किया जा सकता है। परास्त हुए शत्रु पर दया भाव रखना चाहिए। भलाई का परिणाम हमेशा भला ही होता है। विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है और समर्पण भाव प्रत्येक प्राणी को महान बनाता है। तो ये कुछ नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं दो बैलों कथा के माध्यम से। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ यानी कि मूर्ख का प्रयोग ना करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? यानी कि गधे को प्रेमचंद मूर्ख नहीं कहते बल्कि किसी और नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। ऐसा क्या बोला है उन्होंने? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। दो बैलों की कहानी में प्रेमचंद ने बताया कि गधे को जानवरों में सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हमें किसी आदमी को सबसे बड़ा मूर्ख कहना होता है तो उसे गधा कहते हैं, लेकिन लेखक यानी कि प्रेमचंद का कहना है कि सीधे और सहिष्णुता के कारण गधा जो होता है वो सीधा होता है और सहने वाला होता है, उसके कारण किसी को मूर्ख समझना उचित नहीं है। दूसरे जानवरों को कभी कभी क्रोध करते देखा जा सकता है, परंतु गधे को ऐसे भाव से सदा ही दूर से ही देखा जाता है। वो वैशाख के महीने को छोड़कर कभी खुश नहीं दिखाई देता। उस पर विषाद का जो स्थायी भाव जो है वो देखा जा सकता है। वो सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में नहीं बदलता। उसमें ऋषियों मुनियों जैसे गुण चरम सीमा पर देखे जा सकते हैं। तो इसीलिए लेखक जो है वो गधे की ये सारी विशेषताओं को बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो प्रस्तुत कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हीरा और मोती में गहरी दोस्ती का पता चलता है। उन दोनों में ऐसी गुप्त शक्ति थी कि एक दूसरे की मूक भाषा यानी कि बिना बोले ही भाषा में वो लोग विचार विनिमय करते थे। वो बिना बोले ही एक दूसरे की बात को समझ जाया करते थे और एक दूसरे को अपना मैसेज देते थे। दोनों एक साथ उठते बैठते, यहाँ तक कि नांद में भी एक साथ मुंह डालते और हटाते थे। एक बार झूरी का साला गया दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। वहाँ वे दोनों सलाह बनाकर रस्सियाँ तोड़कर वापस झूरी के घर पर आ जाते हैं और दूसरे दिन गया उन्हें फिर ले जाता है। वह उन्हें हल में जोतता है तो वे उन दोनों सलाह बनाकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो एक बार जब हीरा और मोती गया के घर से भागे तो रास्ते में उन्हें एक भयंकर सांड से भिड़ना पड़ा। वहाँ उन दोनों ने मिलकर सांड को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर दिया और तब तक उसे भगाते रहे जब तक वो बेदम होकर गिर ना गया। ठीक है। और इसके अलावा एक और घटना है जिससे ये पता चलता है दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो है मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी यही सोचकर वहाँ आ जाता है कि फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। इसके अलावा कांजी हाउस में दीवार गिराने का प्रयास करने पर हीरा को डंडे से मारा जाता है और मोटी रस्सी से बांधा जाता है। तो मोती भी उस दीवार को गिराता है और वहाँ के पशुओं को भगाने में मदद करता है। जब भी वो उसे भागने के लिए कहता है तो वो ये कहते हुए कहता है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हीरा और वही हीरा के पास आकर सो जाता है। तो ये इतनी सारी यहाँ पे घटनाएं हैं इस पार्ट से ली गई हैं जिससे ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिससे हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। वो है एक दड़ियल आदमी जब उन्हें कांजी हौस की नीलामी से उन दोनों को खरीद कर ले जाता है तो चलते चलते उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगता है। तो दोनों मित्र वहाँ से भाग खड़े होते हैं और झूरी के घर पर आकर रुकते हैं। तो दड़ियल आदमी वहाँ आता है तो मोती उसे भगा देता है। तो ये सारी बातें हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है। हीरा के उपरोक्त कथन के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि प्रेमचंद नारी को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। नारी स्वयं को अपने अनेक रूपों में ढालकर अपने उत्तरदायित्वों की पूरी निष्ठा से निर्वाह करने वाली है। ये बात अलग है कि परिस्थितिवश यानी कि जब परिस्थिति के हिसाब से उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए तो ऐसे में उसे हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माना कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन फिर भी प्रेमचंद ने नारी को त्याग, श्रद्धा और प्रेम की साकार मूर्ति के रूप में स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरीके से व्यक्त किया गया है। तो किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का घनिष्ठ संबंध होता है। आपसी लगाव के कारण दोनों का एक दूसरे के बिना रहना दुखदायी हो जाता है। झूरी जब अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को अपने से अलग करता है तो वो बड़ा बेचैन होता है और हीरा और मोती भी उसके विषय में उल्टा ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जब हीरा और मोती भागकर घर वापस आ जाते हैं तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। तरह तरह के दुख उठाने और बिकने के बाद भी हीरा और मोती पहले मालिक झूरी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। किसान अपने पशुओं को परिवार के सदस्यों के समान स्नेह और देखभाल करता है तो पशु भी उसके आत्मीयता युक्त भाव से स्नेह के बंधन में बंधकर सदैव उसके साथ रहना चाहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से हमें पता चलता है कि उसमें परोपकार की भावना है। वो निरीह और विपत्ति में फंसे प्राणियों की मदद करने में विश्वास रखता है। वो आशावादी है और उसे विश्वास है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आज से स्पष्ट करना है इसमें, अवश्य ही इसमें कोई गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो ये पहला इसका आज से स्पष्ट का क पार्ट है, पहला पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले है कि अवश्य क पार्ट है कि अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका पहला पार्ट है, यहाँ मनुष्य ने बताया है, यहाँ पे प्रेमचंद ने बताया है कि हीरा और मोती मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। मूक भाषा मतलब बिना बोले ही अपने बातों को एक दूसरे को समझाते थे। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के भाव और विचार को समझ लेते थे और हमेशा साथ रहने के कारण दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह जान समझ लिया था। प्रेम, आत्मीयता और घनिष्ठता के गुणों के बल पर ही वे एक दूसरे की मन की बात जान लेते थे। यही उनकी शक्ति थी जिसके कारण श्रेष्ठ जीव मनुष्य भी उनसे पिछड़ गया कि मनुष्य में इतना आत्मीयता और प्रेम और घनिष्ठता नहीं होता जितना इन दोनों जानवरों में था, यानी कि इन हीरा और मोती में था। इसका सेकंड है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को तो मानो भोजन मिल गया। इसका आशय मतलब क्या होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि प्रेमचंद और सहानुभूति का सहारा मिलने पर प्राणी बड़े से बड़े दुख को भी भूल जाते हैं। इस पंक्ति से प्रेमचंद का आशय है कि मनुष्य को प्रेम और सहानुभूति का सहारा मिलने पर प्राणी बड़े से बड़े दुख को भी भूल जाते हैं। और जब भैरव की बेटी भूख से व्याकुल हीरा और मोती को एक एक रोटी खिलाती है तो इस सहानुभूति को पाकर उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है और आनंदाभूति के बल पर स्वयं को तृप्त अनुभव करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली अधिक खरीदना उसकी बस की बात नहीं थी। वो हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। इसमें सही उत्तर के आगे निशान लगाना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ग पार्ट आएगा। वो हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत ही दुखी था, इसीलिए वो उन्हें
हर बार सूखा भूसा खाने को ही देता था, क्योंकि हीरा और मोती रहना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे है रचना और विवेक से 11 प्रश्न है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान नहीं है। शोषण विद्रोही को सदा प्रताड़ित करता है। इस डर से बहुत से लोग विरोध करने से डरते हैं। हीरा और मोती ने हर जगह शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई और परिणामस्वरूप वे सताए गए, पर उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने गया के अत्याचारों से 2 बार विद्रोह किया। कांजी हाउस में भी वो दीवारें तोड़ने में सफल हो गए और पशुओं को भगा दिया। अत्याचारों को मिलकर सहा और अंत में कसाई को भी गांव की सीमा से बाहर खदेड़ कर ही दम लिया। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं जिनसे ये पता चलता है कि उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज़ तो उठाई, लेकिन इसके लिए प्रताड़ना भी सही है। तो आज का ये जो चैप्टर है यहीं पे क्लियर होता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।